नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जहांगीर और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं वो प्रपोज की गई थी, और जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आर्हेनियस थ्योरीज, ब्रोंस्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरीज। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्हेनियस थ्योरीज की। आर्हेनियस थ्योरीज है वो एक एक्वस सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है। इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम कैसे है? ये केवल और केवल जलीय ही मीडियम के अंदर ही काम करता है, इसके अलावा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो, समझना इसको, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, या फिर आप बोल सकते हो एक्वस सॉल्यूशंस है। यहां से एसिड बेस केमिस्ट्री है, इसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम या फिर एक्वस सॉल्यूशंस है, इसके अंदर अगर एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर अगर H+ आयन या फिर बोल सकते हो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन डोनर स्पीसीज है वो एसिड होती है। और बात की जाए अगर हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट स्पीसीज की, तो ये जनरली बोला जाता है कि बेस होती है। अब जैसे बात कर ले अगर यहाँ से एसिड की, तो इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2, SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3। और अगर बात की जाए बेस की, तो बेस के लिए यहाँ से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, और यहां से एक हो गया NH4OH। सबसे पहले यहां से हम समझते हैं आर्हेनियस थ्योरीज के अनुसार एसिड क्या होता है, इसकी बात करते हैं। यहां से सबसे पहले बात करते हैं एसिड। देखो एसिड के अंदर एसिड किसको बोलेंगे? आर्हेनियस थ्योरीज के अकॉर्डिंग एसिड उसको बोला जाएगा जो एक्वस सिस्टम के अंदर H+ आयंस देता है, डोनर एटम की तरह कार्य करता है H+ आयन। यहां से जैसे HCl है, अगर इसको H2 के अंदर डाला जाए तो यहां से ये स्पीसीज है H+ और Cl- आयन बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अगर H2O मीडियम के अंदर H2O सॉल्यूशंस के अंदर डाला जाएगा तो यहां से 2H+ आयंस देती है, और साथ के साथ SO4-2 आयंस बनाती है। इसी प्रकार अगर नाइट्रिक एसिड की बात की जाए, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 होता है। अगर नाइट्रिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो यहां से H+ आयन देता है, और साथ के साथ यहां से HNO3 देता है। और ये तीनों के तीनों जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि ये 100% डिसॉल्व होंगे, 100% अपने आयंस में टूट जाएंगे। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार अगर बात की जाए CH3 COOH की एसिडिक एसिड की बात की जाए तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक एसिड होता है, और वीक एसिड है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, 100% है, वो आयनाइजेबल नहीं होता है, 100% है, आयंस नहीं बना पाता। और यहां से ये आयंस के रूप में CH3COO- प्लस H+ आयंस के रूप में डिसॉल्व होगा। और ये जो एसिड है वो कैसा है? वीक एसिड है।
वीक एसिड है। इसका वीक एसिड का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप बात की जाए H3PO4 की, अगर H3PO4 है, ये भी एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस बात का मतलब यही है कि ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से आयनाइजेबल नहीं हो पाएगा, और यहाँ से 2H+ आयंस और साथ के साथ HPO4 माइनस आयंस बनाता है। फिर इसके बाद इस थ्योरीज की जो लिमिटेशंस है, क्या क्या इसमें कमियां रहेगी, उसकी बात की जाए। उससे पहले हम बेस को भी समझ लेते हैं कि बेस किसको बोलेंगे। आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एसिड की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं जैसे HCl हो गया, HI हो गया, HF हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। साथ साथ बात की जाए CH3COOH और H3PO4 है, ये कैसे है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। अब बात की जाए यदि बेस की, तो आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा वो समझते हैं। अगर बात की जाए बेस की, तो आरएनएस थ्योरीज के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, जो एक्वस सिस्टम के अंदर OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं NaOH। अगर NaOH की बात की जाए तो यहाँ से जनरली देखा जाता है जैसे इसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाएगा तो यहाँ से ये Na+ और OH माइनस आयंस के अंदर आयनाइजेबल होगा। ऐसे अगर KOH की बात की जाए तो जनरली देखा जाता है कि H2O के अंदर ये K+ और OH माइनस आयंस बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ से आप बोल सकते हो कि NH4OH की बात की जाए तो यहाँ से ये NH4+ और OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ से ये दोनों की बात की जाए तो ये दोनों है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर बात की जाए इसकी तो ये है वीक बेस है, वीक बेस है। और वीक बेस होगा तो इस बात का मतलब यही है कि यहाँ से ये इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ से ये आयंस वापस से आपस में जुड़कर यहाँ से फिर से ये वाला कंपाउंड बनाएंगे और यहाँ से ये वापस से डिसॉल्व होगा और आयंस के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। फिर बात की जाती है आरएनएस थ्योरीज की क्या क्या ड्रॉबैक रही, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस रही, क्या क्या कमियां रही, इसकी बात की जाती है। तो देखो आरएनएस थ्योरीज की जो सबसे मोस्टली आप बोल सकते हो जो कमी थी, इसकी लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरीज। तो देखो इसकी जो कमी थी वो क्या थी, ये केवल और केवल काम करता है एक्वस सिस्टम के अंदर। किसके अंदर काम करेगा, एक्वस सिस्टम के अंदर ही काम करेगा। यहाँ से एक्वस सिस्टम के अंदर ही काम करेगा। ये ना तो सॉलिड स्टेट के बारे में कोई जानकारी देता है, ना ही गैसेस स्टेट के अंदर कोई भी कंपाउंड एसिड होगा कि बेस होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है। केवल और केवल एक्वस सिस्टम के बारे में ही ये बात करता है। इसके बाद जो दूसरी कमी थी, दूसरी कमी ये थी इसकी कि ये कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जिसके अंदर H+ आयन और OH माइनस आयन नहीं थे। तो क्या वो एसिड और बेस नहीं होते? जी, वो बिल्कुल एसिड और बेस होते हैं, पर उसको आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड की बात की जाए, जैसे मान लो यहाँ से CaO है, ZnO है, SO3 रहा, ठीक है, PbO रहा, ये सारे एसिड बेस होते हैं, पर इनके बारे में यहाँ से आरएनएस थ्योरी है वो कुछ भी नहीं बताती है। और इसी प्रकार यहाँ से जैसे BF3 हो गया, BeF2 हो गया, NR3 हो गया, ये भी एसिड बेस होते हैं, पर इनके बारे में भी जो आरएनएस थ्योरीज है वो कुछ भी नहीं समझा पाएगी।
फिर इसके बाद जो अगली थ्योरीज थी वो थी ब्रांस्टेड लोरिस थ्योरीज। अगली जो थ्योरी थी वो थी ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी। देखो जो ब्रांस्टेड लोरी थ्योरीज थी वो किस बात पर डिपेंड कर रही थी, यहां से ये थ्योरीज है वो H प्लस प्रोटॉन ट्रांसफर डिपेंड कर रही थी, प्रोटॉन्स ट्रांसफर पर डिपेंड कर रही थी। प्रोटॉन्स का ट्रांसफर किस प्रकार से हो रहा है, प्रोटॉन्स डोनर है या प्रोटॉन्स एक्सेप्टर है, इस बात पर ये थ्योरीज डिपेंड करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां से जो H प्लस डोनर होगा, जो H प्लस डोनर होगा वो तो एसिड होगा, और जो H प्लस एक्सेप्टर होगा, H प्लस एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, बेस होगा। यहां से H प्लस डोनर है वो तो एसिड होगा, और जो H प्लस एक्सेप्टर है वो क्या होगा, बेस होगा। अब यहां से समझते हैं स्टोरीज को कि कौन H प्लस डोनर होगा, कौन H प्लस एक्सेप्टर होगा। तो देखो इसको समझने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर ये समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कि कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, किसकी बेसिक नेचर है वो ज्यादा होगी। तो देखो इसको समझने के लिए आप लोग यहां से अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे या अप टू डाउन जाओगे, अप टू डाउन जाओगे या लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहां से बोला जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है, और अगर बात की जाए अप टू डाउन जाने पर तो यहां से आप बोल सकते हो साइज इंक्रीज होता है। अगर बात की जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ H2O है वो ब्रांस्टेड लोरी थ्योरीज के अनुसार क्या है, एसिड है कि बेस है, तो हम नहीं बता सकते, हम नहीं डिफाइन कर सकते कि ये क्या है। तो देखो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसका प्रोस कौन है, इसके साथ किसके साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है, किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशंस लिया जा रहा है या फिर आप बोल सकते हो जो सॉल्वेंट लिया जा रहा है वो कौन है, उस बात पर डिपेंड करता है। आइए इसको समझते हैं इन दो रिएक्शंस के द्वारा। देखो यहां से अगर इस रिएक्शंस की बात की जाए तो जनरली देखा जाता है अगर अमोनिया के साथ वाटर अगर अभिक्रिया करेगा, रिएक्शंस करेगा, तो यहां से दोनों जो सेंटर एटम है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है दोनों क्या है, सेम पीरियड के एलिमेंट है, सेम पीरियड के एलिमेंट है। तो यहां से बोला जाएगा कि यहां से ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो यहां से क्या होता है ये अपना H प्लस आयन देता है, और यहां से जो अमोनिया है वो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा तो यहां से क्या बनाएगा OH माइनस बनाएगा, और साथ के साथ यहां से NH4 प्लस बनेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर इसकी बात की जाए तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो यहां से फ्लोरीन अपना यहां से अपना H प्लस आयन देगा, या आप बोल सकते हो कि अपना प्रोटॉन्स डोनेट करेगा। अगर प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है तो F माइनस आयंस बनेगा, और साथ के साथ यहां से H3O प्लस आयंस बनेगा। तो देखो यहां से क्या हो रहा है, वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, अगर अपना H प्लस आयंस दे रहा है, प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड की तरह कार्य कर रहा है, और यहां से ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस की तरह कार्य कर रहा है। ठीक इसी प्रकार यहां से इस रिएक्शंस में देखा जाए तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, ये एसिड की तरह कार्य कर रहा है, और ये बेस की तरह कार्य कर रहा है। तो यहां से वाटर है वो एसिड की तरह भी कार्य कर रहा है और बेस की तरह भी कार्य कर रहा है। तो देखो यहां से आप बोल सकते हो कि एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, बेसिक नेचर ज्यादा किसकी होगी, इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कौन यहाँ पर एसिड होगा, कौन बेस होगा, जिसको आप यहां से पीरियोडिक टेबल से समझ सकते हो। अगर समान
पीरियड्स का एलिमेंट है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, एसिडिटी उसकी ज्यादा होगी जिसमें नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। और यहां से आप बोल सकते हो एसिडिटी यहां पर भी वही होगा, एसिडिटी उसी की ज्यादा होगी जिसकी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो अगर बात की जाए सेम पीरियड का एलिमेंट हो तो आप बोल सकते हो कि यहां से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां से नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर समान पीरियड का एलिमेंट है तो आप बोल सकते हो कि एसिडिटी है वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेगेटिव चार्ज है। और अगर बात की जाए डिफरेंट पीरियड एटम्स की तो आप बोल सकते हो कि यहां से जिस भी नेगेटिव चार्ज एटम्स का साइज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो साइज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज स्टेबिलिटी। तो इसके बाद अगर बात की जाए जैसे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको। अगर मान लो नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया करवाई जाए H2O के साथ, और दूसरा जो एग्जांपल है HNO3 की रिएक्शंस करवाई जाए H2SO4 के साथ। तो देखो ऊपर वाली रिएक्शंस के अंदर जनरली जो HNO3 है वो किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। एसिड का काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, अपना H+ आयन, अपना प्रोटॉन्स आयंस है वो डोनेट करेगा। वो किसको करेगा, वाटर को डोनेट करेगा। तो यहां से क्या बनेगा, NO3- स्पीशीज बनेगी। और जो साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, H3O+। वाटर क्या करेगा, इस H+ आयंस को ग्रहण करेगा, इस H+ आयंस को एक्सेप्ट करेगा और यहां से H3O+ बनाएगा। तो यहां से देखो ये अगर H+ आयंस दे रहा है तो जनरली ये काम करेगा एसिड का, और ये H+ आयंस ले रहा है तो ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। और इसी के अंदर देखो यहां से क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड से मोर एसिडिक होता है, तो इसलिए यहां से ये एसिडिक होता है, ये एसिड का काम करेगा और यहां से ये किसका काम करेगा, बेस का कार्य करेगा। अगर बेस का कार्य करेगा तो ये H+ आयंस को एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा। तो यहां से क्या बनेगा, H2NO3+ और साथ में जो दूसरा आयंस बनेगा वो क्या बनेगा, HSO4- आयंस बनेगा। अब देखो कौन सा किसका कॉन्जुगेटेड एसिड है और कौन सा बेस होगा, इस बात को भी समझते हैं। देखो जो कॉन्जुगेटेड एसिड है वो क्या बनाता है कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनाता है, और ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो क्या चाहती है कि H+ आयंस एक्सेप्ट करके न्यूट्रल स्पीशीज बना ली जाए। तो यहां से H+ आयंस एक्सेप्ट करने के कारण इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्जुगेटेड, इसको बोला जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस बोला जाएगा। तो एसिड क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा, और बेस है वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। ठीक है, बेस को क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा, और एसिड है वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा। इस रिएक्शंस में भी समझ लेते हैं। देखो जो HNO3 है वो क्या बना रहा है, यहां से इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, H2NO3+ बन रहा है। तो यहां से ये क्या चाहता है, ये यही चाहता है कि यहां से जैसे ही अपना H+ आयंस देगा एक न्यूट्रल स्पीशीज बनाएगा, और न्यूट्रल स्पीशीज मोर स्टेबल होती है देन चार्ज स्पीशीज। और यहां से ये स्पीशीज बनेगी और ये H+ आयंस देने के कारण क्या बनाएगी, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगी। तो बेस ऑलवेज क्या बनाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है, और एसिड है वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा। ठीक है, और देखो जो ब्रांस्टेड थ्योरीज थी
इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये किसी भी कंपाउंड को नहीं समझा पाया था कि ये एसिड होगा या बेस होगा। जब तक उसके साथ कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ हो तब तक ये नहीं बता पाएगा। जैसे देखो यहाँ से नाइट्रिक एसिड है, वो क्या काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, बेस का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको एसिड भी बोल सकते हो, बेस भी बोल सकते हो। ये बात डिपेंड किस पे करेगी, इसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है, सॉरी दूसरा जो भी कंपाउंड है वो क्या है। ठीक है, इस बात पर निर्भर करेगा। और एसिड है वो हमेशा क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा, बेस क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस ये थी कि जिसके अंदर प्रोटॉन्स नहीं था उसको नहीं समझा पाया था। और दूसरी जो कमी थी वो ये थी कि किसी भी कंपाउंड्स के लिए नहीं बोल पाया था कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। कब तक नहीं बोल पाया था, जब तक उसके साथ दूसरा कोई सॉल्वेंट नहीं हो। ठीक है, अब बात की जाए जो सबसे लास्ट थ्योरी, सबसे मॉडर्न थ्योरीज है उसकी बात की जाए तो देखो यहाँ से सबसे लास्ट थ्योरी है वो है लेविस थ्योरीज। और लेविस थ्योरीज है उस थ्योरीज को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स थ्योरीज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड किस प्रकार से करेगी, एसिड कौन होगा, बेस कौन होगा, लेविस थ्योरीज के अकॉर्डिंग। तो इसको समझते हैं। देखो एसिड तो हम किसको बोलेंगे, एसिड बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड बोलेंगे। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है वो तो क्या होगा, एसिड होगा। और बेस कौन होगा, बेस होगा जो इलेक्ट्रॉन्स डोनर की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन्स डोनर कौन होगा, बेस होगा। यहाँ से एसिड कौन कौन हो सकता है, इसको देखो क्लासिफाई हम कर सकते हैं। जैसे मान लो अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उसको हम एसिड बोल देंगे। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करना चाहेगा। तो दुनिया की जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं वो सारे के सारे क्या है, लेविस एसिड है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है वो क्या है, जैसे H+ हो गया, NO3+ हो गया, यहाँ से सॉरी NH4+ हो गया, Na+ हो गया, आप बोल सकते हो CH3+ हो गया। जिस भी स्पीशीज के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए आप बोल सकते हो वो क्या है, लेविस एसिड है। इसके बाद अगर बात की जाए जितनी भी हाइपोवैलेंट स्पीशीज है, हाइपोवैलेंट स्पीशीज है उसको भी आप क्या बोल सकते हो, लेविस एसिड बोल सकते हो। हाइपोवैलेंट स्पीशीज का मतलब है कि जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, अपना ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, जैसे भी इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, इसका एग्जांपल हो गया जैसे BF3 है, यहाँ से बोरोन है, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6 है, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप इसको भी किस में रख सकते हो, लेविस एसिड में रख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ से और कौन आएगा, जो पॉली बॉन्डेड कंपाउंड है उसको भी इसमें रखा जा सकता है। पॉली बॉन्डेड कंपाउंड्स का मतलब समझना, जैसे देखो पॉली बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर केवल वही आएगा जिसका जो साइड एटम है, साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे,